Good morning, sir. Good morning, sir. morning. Good morning, sir. morning. लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? क्यू वैल्यू की बात कर रहे थे। Yes, sir. अगर आपने एचसी अगर एनसीईआरटी अगर किया है, रीड किया मैंने बोला था रीड करने के लिए। Yes. हम लोग वो तीनों तीन केस आपके पास, क्यू वैल्यू ऑफ अल्फा, क्यू वैल्यू ऑफ बीटा एंड क्यू वैल्यू ऑफ दो ही है ना, बीटा के दो है बेसिकली, बीटा प्लस बीटा माइनस। ये हमने कैलकुलेट किया क्या? क्यू वैल्यू इन अल्फा डी के तो क्या है? अगर प्रॉब्लम नहीं समझे तो कुछ ऐसे देखो, ये अल्फा डी के और अल्फा डी के। सर आपने स्क्रीन शेयर ऑन नहीं किया। हाँ ओके। आ रहा है? यस सर। Yes. वैल्यू इन अल्फा डी के, मतलब कोई एलिमेंट x है ना, अल्फा डी के हुआ y में कन्वर्ट हुआ, ये तो कितना z माइनस, ये कितना a माइनस प्लस अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू वैल्यू प्लस क्यू वैल्यू का मतलब क्या हुआ? अभी थोड़ी बहुत क्या निकली आपके पास? Energy. जो एनर्जी निकली उसी को आप क्या बोल रहे हो? क्यू वैल्यू बोल रहे हो। क्यू वैल्यू है क्या? क्यू वैल्यू कुछ नहीं, क्यू वैल्यू क्या है? उस रिएक्शन में इन्वॉल्व एनर्जी। अब जो एनर्जी है वो एनर्जी किस किस को जाएगी? जो एनर्जी रिलीज होगी वो इन दोनों को मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब फील से बता सकते हो अल्फा में और जो एलिमेंट बना उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? अल्फा के पास या वाई के पास? अल्फा क्लास नो बीइंग ऑन Lighter है वो. लाइटर है वो, मतलब काफी हल्का है तो ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर है। एनर्जी निकली। हाँ तो एक्चुअली में होगा भी ये, जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो कौन ले जाता है? अल्फा ले जाता है। क्या अब बोलो कि व्हाट इज द क्यू वैल्यू तो कैसे निकालोगे? अगर मैं मास डिफेक्ट निकाल लूं इनटू 931.5 कर दूं तो क्यू वैल्यू मिल जाएगी। यस मेरा पर्पस क्या है? मास डिफेक्ट क्या होना चाहिए? मास किसका ज्यादा होगा, एक्स का या वाई और अल्फा मिला के ज्यादा होगा? रिएक्टेंट का एक्स का ज्यादा। मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ स्मॉल एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एक्स, वाई क्या है? एम वाई क्या है? वाई के न्यूक्लियस का मास, और ये एम अल्फा क्या है? ये अल्फा का मास, राइट? Yes. अब कभी कभी आपको न्यूक्लियस के मास देने के लिए क्या दिया जाता है? इनके एटम का मास। अब क्या करोगे? मुझे न्यूक्लियस का मास लिखना है तो क्या करो? पहले एटम का मास लिखो। इलेक्ट्रॉन का सही है। ये एम वाई क्या है? कैपिटल देखो, कैपिटल एम मतलब न्यूट्रल का एटम का मास और स्मॉल एम मतलब डायरेक्टली न्यूक्लियस का मास, ठीक है ना? Yes, sir. जैसे यहाँ जो किया था, न्यूक्लियस का मास लिखा था, बाद में न्यूक्लियस के मास को मैं एटम के मास से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना? तो वो तो आपको न्यूक्लियस का मास दे दिया फिर तो बढ़िया, और अगर नहीं दिया तो भैया पहले इसका लिखो। इसमें कितना Z-2 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लिखा हुआ क्या? अब अल्फा का मास क्या होगा?
अगर मैं हीलियम के मास में से ये कर दूं तो बात बन जाएगी क्या? ये देखो ना यार, ये क्या है? देखिए समझ में आ रहा है क्या? वाई का जो एटम है, और जो वाई का एटम है उसमें से अगर मैं इसके बाद Z-2 क्या है इलेक्ट्रॉन बंद कर दूं तो फिर से न्यूक्लियस का मास रह जाएगा। ऐसे में हीलियम के न्यूट्रल जो हीलियम एटम है, हीलियम एटम में से दो इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा का मास रह जाएगा। आ जाएगा। अब यस देखो सर। ये माइनस, तो ये माइनस +2 me और ये माइनस में कट गया, यहाँ से +2 me और यहाँ से -2 me कट गया, यस। माइनस ZMe, ये माइनस प्लस हो गया, प्लस ZMe से माइनस ZMe कट गया, इसलिए क्या रहेगा ये? mx माइनस m। तो आप देखोगे तो अगर मैं न्यूक्लियस के मास लिखे हुए उनका डिफरेंस ले लूं या फिर मैं न्यूक्लियर एटम का डिफरेंस ले लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप अल्फा डी के हो रहा है, आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स के अपने अपने एटम्स के मास गिवन है, तभी कोई पेन नहीं है। न्यूक्लियस के मास गिवन है तभी कोई पेन नहीं है। एक्सप्रेशन सेम दिखाना है। यस सर दी। इनके डायरेक्टली न्यूक्लियस का डिफरेंस, मास का डिफरेंस, या सिंपली न्यूट्रल एटम के मास का डिफरेंस, बात एक ही है। आगे बढ़ेंगे। यस। ठीक, अब देखो इसी पर्टिकुलर केस में मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आपका एक्स एक्स डी के होके वाई और अल्फा बना, तो बल्कि क्या है, आपका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। तो जितना मोमेंटम वाई लेके जाएगा उतना ही मोमेंटम अल्फा लेके जाएगा। वाई इनिशियल 0 मान। यस सर, इनिशियल 0। जो एक्स था, एक्स तो मेरा क्या था, मान लो स्टेशनरी आपका है ना एटम था, अब उसको वाई में टूटा और अल्फा में टूटा तो इनिशियल मोमेंटम 0 था, बाद में भी 0 तो जितना आपका वाई जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या निकलेगा? अल्फा निकलेगा। अच्छा क्यू वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो आपने डेल्टा निकाला उसको उसको क्या करो, सी स्क्वायर से मल्टी। हाँ सी स्क्वायर, अगर केजी में तो सी स्क्वायर से, अगर एएमयू में तो 931.5। मेगा इलेक्ट्रॉन से। अच्छा अल्फा जो लिखा हुआ है मोमेंटम को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 2 km। यस सर। टू के। अब मुझे बताए के अल्फा प्लस के वाई क्यू वैल्यू के बराबर। क्यू वैल्यू के बराबर, यस सर। तो दोनों तो क्या करो आप स्क्वायर करो, से 2 से 2 कट गया आपके पास, और यहाँ से आप के वाई की वैल्यू उठा के रख सकते हो। के वाई की वैल्यू क्या आएगी? के अल्फा एम अल्फा अपॉन, एम वाई। ये है। चलिए अब देखिए, अगर मैं रफली रफली बोलूँ तो जो आपके पास एम अल्फा है, अल्फा के पास क्या है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम। तो मान लो कि इसके पास जो मास है वो अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है।
y के पास y का मास नंबर कितना है A-4 उसमें A-4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा भाई? A-4 में से कुछ आपके प्रोटॉन है कुछ न्यूट्रॉन, लेकिन दोनों का ऑलमोस्ट मास ऑलमोस्ट सेम है। ये हो गया। अब यहाँ से देखो कि अल्फा की वैल्यू क्या है, my यहाँ चला गया upon A। सर आपने ऊपर के अल्फा प्लस के वाई को क्यू कैसे लिखा था? ये बताया भाई, जो भी एनर्जी निकली वो एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है? अच्छा, वाई और अल्फा में। ठीक। सर आपने हीट में नहीं कोई एनर्जी हीट के जीरो ली है? होता है जब भी डिके होता है आपका, जब भी आपके डिके में जितनी भी एनर्जी निकलती है वो किसमें निकलती है? काइनेटिक एनर्जी निकलती है। हीट में कोई एनर्जी नहीं होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस ये हो रही है, ठीक है ना। जो भी न्यूक्लियर डिके होगा इसमें जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज टेकन बाय डॉटर पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नो हीट इज प्रोड्यूस्ड इन डिके। डिके में हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। अच्छा, यहाँ से आपके पास एनर्जी ऑफ y कितना आ जाएगा? सही है। ये देखो अब देखिए समझ आ रहा है। जनरली जो एलिमेंट्स है हेवी एलिमेंट्स, इनका मास नंबर क्या है मैंने बताया था। मास नंबर अल्फा डी किसमें होता है? जिनका मास नंबर 210 से ज्यादा वो अल्फा। Yes sir। यूरेनियम मान लो 238 मान लो अल्फा डीके किया उसने, तो अल्फा के पास गया वो कितना गया? 238 में से 4 गया, कितना हुआ? ये लिखा 234 बाय 230 ऑफ टोटल एनर्जी, और ये सिंपली क्या 4 अपॉन ऑफ टोटल एनर्जी रिलीज, राइट। ये नंबर क्या अप्रोक्सीमेटली 98 या 99% नहीं है? yes। ये अब 210 नंबर 210 के ऊपर वाले जो है वो अल्फा डीके कर रहे हैं। कोई भी नंबर पकड़ लो, 220 पकड़ लो, जिसका पास नंबर 220 है तो ये लिखा जाएगा 216 अपॉन 220, और ये लिखा जाएगा सिंपली 4 अपॉन 220। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो 98 है 97 या 98% जो एनर्जी है ना, दैट इज कैरिड बाय। अल्फा पार्ट। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपको इनके के या तो न्यूक्लियस के मास दे दिए जाए डायरेक्टली, फिर तो बढ़िया है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर कई बार आपको एटम के मास दे दिए जाते हैं कि भैया इसका एक एटम का मास इतना है, तब भी मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्फा डीके में आप डायरेक्टली न्यूक्लियस के मास का डिफरेंस लो या एटम के मास का डिफरेंस लो, इलेक्ट्रॉन की मास की टर्म तो अपने आप क्या हो रही है? यहाँ पर ये देखो, ये 2me ये वाला ये पूरा me की टर्म अपने आप क्या हो रही है? कैंसिल आउट। है ना, तो कोई पेन नहीं है। तो आपको वो वैल्यू देके आपने क्यू वैल्यू निकाल ली। फिर पूछता है कि भाई अल्फा के पास कितनी एनर्जी है, किसी और के पास कितनी एनर्जी है, तो आप ऑप्शन देख लो कि कौन सी जो नंबर है वो 98-99% के आसपास है, मतलब ऑलमोस्ट सारी एनर्जी अल्फा के पास जा रही है। भैया अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है फिर तो आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भैया आप क्या करोगे, ऑल्टरनेटिव है ही नहीं आपके पास, फिर तो आपको भैया एग्जैक्टली अप टू डेसिमल तक निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज दूर दूर है, जैसे क्यू वैल्यू 100 ही आ गई यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन दिया 60 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 80 दिया हुआ है, एक ऑप्शन 98 दिया हुआ है, एक ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है रैंडम सा, आपको पता है कि कैलकुलेट क्यों करना है, जो चीज 98-99% के पास है उसको टिक कर दो।
चलिए ऐसे दोस्तों आपको सिंपली क्यू वैल्यू बतानी है। एक तरफ बीटा माइनस लिखे, बीटा बीटा माइनस लिखे और बीटा प्लस लिखे। जैसे दोस्तों ये बीटा माइनस लिखे हुआ है, नाइनटीन वाई बना, इसका जेड क्या कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा जेड प्लस। मतलब इस जेड ज्यादा हो गया, नहीं प्रोटॉन है, प्रोटॉन है तो साथ में क्या न्यूट्रॉन होता, न्यूट्रॉन था न्यूट्रल, प्रोटॉन है तो साथ में क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या था एंटी न्यूट्रिनो था, है ना। तो साथ में क्या निकल रही है, QL और ये जो एनर्जी है ये तीनों में कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसमें तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी कौन कैरी कर रहा है, अच्छा लीस्ट कौन कैरी कर रही है तो बता दो। वाई। Y अब मैंने बताया कि जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो होते हैं वो क्या होते हैं, जस्ट लाइक फोटोन की तरह होते हैं, कोई रेस्ट मास नहीं होता है ना, उनका मास ही नहीं है, दे आर सिंपली एक तरह से क्या है एनर्जी एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी। हाँ जैसे फोटोन है, कोई रेस्ट मास नहीं है, डायरेक्टली एनर्जी मोमेंटम वैसे ये है। तो assuming it to be the lightest one, ज्यादातर जो एनर्जी है वो कौन लेके जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। जो सबसे लाइट मानो, आपने बोला रेस्ट मास है ही नहीं इसके पास, तो ये सबसे लाइट ही हो गया, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करके निकल जाएगा। अब मैं इसको बताना मुझे मास डिफरेंट कहना चाहिए, न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं होता। नहीं होता। स्मॉल है मतलब क्या हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस। और यहाँ पर इन दोनों का तो प्रोडक्ट में, सॉरी रिएक्टर में तो क्या है इसका मास ऑफ न्यूक्लियस, और प्रोडक्ट में इसका न्यूक्लियस का मास, और यहाँ पर क्या बचा एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी मास। ये क्या दे रहा है, सही लिखा है क्या? ये कौन सी टर्म में लिख दिया मैंने, वो एटम की और इलेक्ट्रॉन की उसमें। देखो ये लिखा हुआ था माइनस था, ये माइनस नहीं था, माइनस प्लस नहीं होगा, ये कट गया, माइनस में जगह में कट गया, तो ये क्या होता है, या इसमें अगर आपको न्यूट्रल एटम का मास दिया हो तो इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन की मास की टर्म नहीं आएगी। तो अल्फा वाले में भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की मास की कोई टर्म नहीं आ रही है, यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन की मास की कोई टर्म नहीं आ रही है। वैसे सिमिलरली बीटा प्लस डी बीटा प्लस डी क्या लिखना, और एनसीईआरटी में से एक बार इन सारे रिएक्शन की ऑपोजिट क्यू वैल्यू देख लो, ठीक है, इसका विल बी स्टार्टिंग विद द रेडियो एक्टिविटी। बीटा प्लस डी की इक्वेशन क्या होती है, Z -1
प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूक्लियस Q वैल्यू तो इसका भी पहले नॉर्मल न्यूक्लियस के मास से रेफरेंस लिखो, मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट है और जो भी आपका प्रोडक्ट है उनके मास के डिफरेंस के बाद उनको न्यूट्रल भी टर्म में लिखना है। अगर HCV है तो HCV खोल के इंजेक्शंस की Q वैल्यू देखो, अगर NCERT है तो NCERT की देख के मेरे ख्याल से इसके लिए मैं बोल दूंगा अगर अच्छी हो तो HCV में से एक बार देख लो Q वैल्यू लिखना। क्यों हमने इस पर न्यूमेरिकल नहीं किए हैं, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको मासेस की वैल्यू गिवन होगी या कुछ उनकी मासेस की वैल्यू रख के उनको कैलकुलेट करना है। इसलिए अगर आप एक दो एग्जांपल देख लेते हो, एक सेकेंड, सर क्या NCERT है? यस सर। Yes, Yes, sir. है। Yes, sir. ठीक है, NCERT NCERT खोलिए, मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर। तो इसका लिखो प्लस पेज नंबर पेज नंबर 440 सॉरी पेज नंबर 449 है, इसमें आपको अल्फा डीके लिखा हुआ और उसकी क्यू वैल्यू भी लिखी हुई है। उसके बाद बीटा डीके की क्यू वैल्यू नहीं लिखी हुई है, सिर्फ एक्सप्लेन किया। ऑल राइट, आपको भी बीटा प्लस का मैंने बीटा माइनस बताया, बीटा प्लस को आपकी क्यू वैल्यू लिखनी है। दूसरा इसमें एग्जांपल है 13.6, वो ट्राई करना है, ट्राई करके सॉल्यूशन ना देखो यार। एग्जांपल था एग्जांपल 13.6 करना है, तो तुम बीटा प्लस डीके के लिए लिखो एग्जांपल 13.6 ट्राई करो। ठीक है, अगर इसमें और ऊपर अगर थोड़ा जाओगे पेज नंबर इज 444, पेज नंबर 444, पेज नंबर 445, इस पर ना ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों ज्यादा रेलेवेंट है और उसके बाद न्यूक्लियस साइज के इंक्रीज होने से क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों इंस्टेबिलिटी आ रही है, ये सब पढ़ लिया था आपने? yes, sir.
Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर जो 444 है और पेज नंबर जो 445 पे जो चीज एक्सप्लेन की हुई है वो थ्योरेटिकल पार्ट है और आपको ये पता होना चाहिए। जो नहीं पढ़ा अपने होमवर्क में लिख लो पेज नंबर 444 एंड पेज नंबर 445 ऑफ एनसीईआरटी। ये दो चीजें करो। 5 से 7 मिनट में मैं क्लास रिज्यूम करूंगा, ठीक है। इसका डेल्टा लिखना है, एक अगर नॉर्मली मास का डिफरेंस लिखना है, फिर एक उनके एटॉमिक मास की फॉर्म में लिखना है डिफरेंस। अभी तो क्या देखा, अल्फा में भी इलेक्ट्रॉन की मास की कोई टर्म नहीं है और बीटा में भी अगर आप देखोगे तो बीटा माइनस में भी अगर आप न्यूट्रल एटम की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन की मास की कोई टर्म नहीं है। मेरे ख्याल से बीटा प्लस में जब आप न्यूट्रल एटम की बात करोगे तो शायद मास की टर्म, इलेक्ट्रॉन की मास की टर्म आ रही होगी। -2 MER सर। हाँ -2 MER। Yes. सही है। नंबर 13.6 5-7 मिनट दो, मैं उसमें क्लास रिवीजन करता हूं। देन विल बी स्टार्टिंग विद द रेडियो एक्टिविटी। तो बस ये क्वेश्चन करना है ना अभी। 13.6 यार अपने से पूरा ईमानदारी से करो। अपना जो भी है कुछ पेज वेज रख दो एनसीईआरटी पे, कुछ चीज हाइड कर लो, सब क्वेश्चन को रीड करो, उसी को रीड करके उसी से को समझ के उसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सॉल्यूशन देखोगे तो फिर वो बायसनेस हो जाएगी, फायदा नहीं है उसका।
किया है क्वेश्चन? हो गया सर। Yes, sir. सही है ना? पहले पूछा कि जो अल्फा डीके हो रहा है यू का, डायक्लिन की क्या दिया? उनके न्यूट्रल एटम्स के मास दिए हुए हैं, राइट? एटॉमिक मासेस गिवन है। Yes, Sir. इनके मासेस से आपने माइनस, अच्छा कैसे पता लगा कि यार अल्फा डीके के बाद बन क्या रहा है? यूरेनियम का सर वो नीचे वो -4. थोरियम के उससे पता चल जाएगा ना, Z और A से। Yes, sir. Sir. जिसका जेड और ए मैच कर जाएगा। मैच मतलब कि जिसका जेड 2 से कम है और आपका जो ए है वो 4 से कम है, वो वाला एलिमेंट बन रहा होगा। सही है, परफेक्ट है। फिर अगला क्या था? अगर आप स्पॉन्टेनियसली अगर आप एक प्रोटॉन एमिट करते हो तो अगेन आपको पता लग जाए कौन सा क्या एलिमेंट बनना चाहिए। है कि नहीं? यस सर। कि अगर एक प्रोटॉन एमिट करते हो तो ऑब्वियसली मतलब ये कितना है? जैसे ये था आपके पास, ये एलिमेंट एक्स है, या फिर जैसे इस केस में ये दिया हुआ यूरेनियम 92 है, 38 है। ये जब कोई एलिमेंट बनाएगा, ठीक है, तो 91 और ये कितना रहेगा? 237। प्रोटॉन क्या होता है? 1s1 होता है ना यार, 1s1 लिख दूं? यस सर। Yes, sir. नया एलिमेंट बनेगा 237, बस। फिर क्या करो, इसके मास में से इन दोनों के मास को Subtract करना. Subtract. अगर ये पॉजिटिव आया, मास डिफेक्ट अगर आपका पॉजिटिव आएगा तभी तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो अगर ये पॉजिटिव तो है, अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो ये स्पॉन्टेनियसली फिजिबल नहीं है। नहीं है। चलिए अभी ये देखिए, इसमें क्या है? मास ऑफ एक्स, मास ऑफ पॉजिट्रॉन का मास में कितना मास हो, जितना मास Electron का. ये माइनस जेड में से ये प्लस जेड में गया, लेकिन ये क्या है? मैं क्या बच गया? ये माइनस से माइनस प्लस 3 माइनस कितना हुआ? -2me. Yes, sir. प्लस लिख दिया है, तो न्यूट्रल एटम के मास पर आप लिखोगे साथ में आप 2me लिखोगे। बट जहाँ तक अल्फा डीके की बात है, बीटा माइनस डीके की बात है, आप सिंपली न्यूट्रल एटम का मास लिखो या न्यूक्लियस के मास से डिफरेंस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टर्म सेम आपके पास। चलिए आप अपनी प्रैक्टिस के लिए या तो HCU उठाओ, HCU के है ना मास डिफेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है, क्या है आपको रिएक्शन दी होगी और आपको या तो क्यू वैल्यू निकालना होगा, है ना, या आपको एलिमेंट दिया होगा। देखो क्यू, मैं फिर बोलता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी और क्यू वैल्यू में क्या डिफरेंस है? एक की बात है, क्यू वैल्यू में मास का डिफरेंस है, बाइंडिंग एनर्जी मास का डिफरेंस है, लेकिन क्या है बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन किसके लिए करते हैं? एक एलिमेंट को खुद को बनाने के लिए। Yes, sir. सी है, एक्स को खुद को बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई, मतलब ये एक्स की खुद की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? जेड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और ए माइनस जेड ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। इतना थ्योरेटिकल मास है माइनस इसका Experiment. हाँ एक्चुअल मास है, एक्सपेरिमेंटल मास, इसकी बाइंडिंग एनर्जी देगा। ऐसे z-1 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और जो बचा हुआ आपके पार्ट है उसका मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये थ्योरेटिकल मास माइनस इसका एक्चुअल मास, इसकी बाइंडिंग एनर्जी देगा। तो बाइंडिंग एनर्जी जब बोलते तो एक अपने अपने एक एटम की होती है, और क्यू वैल्यू क्या होती है? क्यू वैल्यू सेम ही चीज है, बस क्यू वैल्यू होगी किसकी? रिएक्शन की। तो रिएक्शन के लिए जब बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हो तो क्यू वैल्यू बोल देते हो, इंडिविजुअल एटम के लिए बात करते हो तो फिर सिंपली इसको
क्यू वैल्यू बोल दिया जाता है, राइट। जब भी रिएक्शन की बात होगी ना हमेशा क्यू वैल्यू बोलेंगे, और एक एलिमेंट की बात होगी तो हमेशा बाइंडिंग और क्यू वैल्यू के बारे में दोस्तों ये बताए थे, अगर मासेस गिवन है तो उनका डिफरेंस ले लो और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो क्या हो गया क्यू वैल्यू। और या फिर आपको अगर इंडिविजुअल एटम की बाइंडिंग एनर्जी गिवन है तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी को माइनस कर दो। जैसे ये लास्ट एग्जांपल था यहाँ पर, ये वाला ये क्वेश्चन दिया हुआ था, जैसे ए प्लस डी, ए की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, डी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी, बी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी और सी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो क्या किया, ये जो आपने लिखा हुआ है बी और सी, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी में से रिएक्टेंट का माइनस किया, और मास गिवन तो क्या करते हो रिएक्टेंट माइनस, अगर है तो ऑब्वियसली क्या है जो बन रहा है वो स्टेबल है, तभी हो रहा है, स्टेबल है तो क्या होगा मास कम होएगा। मास कम होगा, या बोलोगे तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी उनकी क्या होगी प्रोडक्ट की ज्यादा। ज्यादा देखिए क्लास रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या है, कि जो हम अभी तक ये बात कर रहे थे कि आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है, जो स्टेबिलिटी बेल्ट में लाई नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, उसमें कुछ अल्फा या बीटा डीके कुछ होगा, नए एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो वो जो कन्वर्ट होने का जो रेट है उसके हम उसका जो मैथमेटिक्स है कि अगर मैंने आज 100 न्यूक्लियस लिए हैं यूरेनियम के, तो भैया एक दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन के बाद कितने यूरेनियम कन्वर्ट हो चुके होंगे और कितने यूरेनियम अभी भी रह जाएंगे। या फिर मैं 10 दिन बाद देखूं तो भैया आज मेरे पास 100 थे तो अब कितने रह जाएंगे, या क्या इनकी हाफ लाइफ है या क्या इनकी मीन लाइफ है, एंड सो ऑन, इस तरह से। तो पूरा जो आपका इसका मैथमेटिक्स है, अब देखो मैं बोलता हूँ डिके कर गए, 100 थे 10 डिके कर गए, इसका मतलब क्या 10 गायब हो गए, या जो 10 थे वो पहले 100 वो एक्टिव थे, अब सब एक्टिव रह गए, जो 10 से 10 आगे किसी और में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो डीके का मतलब गायब होना नहीं है, डीके का मतलब है कि भैया वो पहले जो एक्टिव होता था अब वो कन्वर्ट होकर किसी और एलिमेंट में चला गया, राइट। ये देखिए ये बिल्कुल आपकी ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। हाँ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये। और एक बात याद रखना कि ये जो मैं इसके जो भी ये लॉज वगैरह लिख रहा हूँ ये 2 या 3 पे एप्लीकेबल नहीं है, लाखों, तो नंबर बहुत लार्ज है, तभी मेरा ये मेथड ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। इफ ऐसे एनोड क्या है, एनोड मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, Ft इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, देखिए नंबर ऑफ एक्टिव, और n क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई at any time t, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। ठीक है ना, मतलब एन नोट क्या है, आपने जब भी देखना चालू किया जनरली इनके जो हाफ लाइफ वगैरह होती है, हाफ लाइफ समझ तो क्या होता है, यस यस 50%. हाफ रह जाए जो। तो कितने टाइम बाद आपका जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट का क्या रह गया 50%, है ना। तो यहाँ जैसे हाफ लाइफ क्या होती है 10⁴, 10⁵, इस टाइप से ईयर्स में होती है, हजारों सालों में होती है। तो मुझे आप तो हजारों सालों से देख नहीं सकते हो, तो टी ऑफ 0 का मतलब कि आपने इस मोमेंट में देखना चालू किया
उसमें उनपे कितने एक्टिव थे। तो जो रेट ऑफ डिके है, किस रेट से ये डिके कर रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n के बराबर। dn by dt। वहां क्या था आपके पास, वहां था रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ डिके। देखिए वहां रिएक्ट ये भी पढ़ा हुआ वैसे केमिस्ट्री में। पड़ा हुआ ना, तो ठीक परफेक्ट है, ये तो सही है। लैम्डा n लैम्डा इनटू n, लैम्डा को क्या बोलते हैं, रेट कौन constant decay constant वो तो डिके कांस्टेंट, और डिके बोलो तो एक नाम और हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। यस सर। डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। अब ये क्या है, इंटीग्रेट किया, t0 पे क्या था, n नॉट और एट एनी टाइम क्या हो गया, n, क्या है, n नॉट बाय। एक काम करता हूँ, ये मैं इसमें यहाँ चिपका देता हूँ। यस सर। सही है। अगर मैं इसे ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, कहाँ जाके टच करेगा, इन्फिनिटी। Finite. ठीक है। और अगर मैं, एक होता है आपके पास हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या हुआ, n नॉट बाय 2 हो जाएगा। n2 by lambda Yes, sir. ln2 by. ln2 बाय लैम्डा आ जाएगा सॉल्व करके। अगर मैं ये डाल दूँ तो जो टाइम आया दैट इज t हाफ, कितना है, ln2 बाय लैम्डा। to the lambda. और लॉन्ग टू कितना था, 69 t हाफ। अच्छा, एक मेन लाइफ भी होती है, 1 by lambda 1 by lambda 1 by lambda 1 बाय लैम्डा। तो अगर मैं इतना टाइम रख दूँ 1 बाय लैम्डा, तो क्या बन गया, e पर माइनस 1, ये बन गया 1 बाई, और 1 बाई e मतलब कितना, 0.37। सर मेन लाइफ इंडिकेट किसको करती है? ये आपका जितना भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे, उनकी एवरेज लाइफ क्या है, एवरेज क्या मतलब आपके कोई भी एक गांव ले लो, है ना, उसमें 100 लोग हैं, इफ आई से व्हाट इज द मीन लाइफ, क्या मतलब हुआ, एवरेज लाइफ Average lifespan कितना है हाँ, किस अब मैं हर एक उनको वो बोलता हूँ मैं 60 ईयर्स है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे 60 ईयर्स जिए, कुछ भाई उससे कम भी जिए, कुछ उससे ज्यादा भी जिए, तो 60 ईयर्स क्या हो गया, मेरा मीन लाइफ हो गया। अगर मैं पूछता कैसे निकालना है, तो आप क्या करते हैं, उस गांव की आप एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं, 100 लोग,
सर मीन निकाल लेते। यस सर, सभी की एजेस सब सबकी एज को ऐड करके सारी पॉपुलेशन से डिवाइड कर। सारी पॉपुलेशन है। अब उसमें आप ये देखते हैं कि भाई ऐसे ऐसे अब सबका एज जो भी सबका जो एज है वो अब ऐड करते हैं। अब ऐड कैसे करते हैं? आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया, ये देखते हैं कि यार कि मान लो 20 साल के कितने लोग हैं, तो 20 ईयर्स इंटू 3 लोग मिल गए। 30 साल के कितने लोग हैं, 30 इंटू वो 4 लोग मिल गए। 40 साल के कितने लोग हैं, ऐसे ही करते हैं ना, सबकी एज तो ऐड कर रहे हो। यस यस सर, सर। हाँ, अब फिर देख लेंगे भैया इस एज के कितने लोग हैं, प्लस दूसरी एज के कितने लोग हैं, प्लस तीसरी एज के कितने लोग हैं, प्लस इस एज के कितने लोग हैं, प्लस, है ना। तो ऐसे आप मान लो कि आप ना स्टार्ट करते हैं कि भैया एक दिन का मतलब ऑब्वियसली बेबी बेबी का मतलब छोड़ो, मतलब सिंपल लगता है ना कि 1 साल से हमने चालू किया कि उनकी जो मिनिमम एज आपको पता है कि यार 1 साल है, तो 1 साल के कितने लोग हैं, प्लस 2 साल के कितने लोग हैं, प्लस 3 साल के कितने लोग हैं, प्लस 4 साल के कितने लोग हैं, सॉन्ग करते करते पूरा कर देते आप। अपन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे क्या है, आपको समझ में आ रहा है कि आपने कोई जो निकले है वो डिके कर रहा था, 100 थे, है ना, तो कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कुछ घंटों में डिके करके, मान लो मैं बोलता हूँ कि यार 1 घंटे की हाफ लाइफ है सपोज करो, तो क्या हुआ 50% कितना चाहिए, 1 घंटा। है ना। फिर उनका और 50% कितना चाहिए, 1 घंटा। 1 घंटा। वो 2 घंटे जी चुके हैं। यस सर, 2 टोटल 2 घंटे जी लिए। पहला 1 घंटा भी सर्वाइव किया, फिर अगला 1 घंटा भी तो सर्वाइव किया। यस यस सर। सर, उसका अगले 1 घंटे बाद क्या हुआ, जितने भी डिके, मान लो सपोज करो आपके पास एक अच्छा नंबर उठा लेते हैं, मान लो 800, मान लो 800 थे, 1 घंटा हाफ लाइफ बोलता हूँ, तो एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह गए, 400। 400। 400। जो 400 डिके कर गए या जो 400 स्टेबल है वो 400 कब तक जिए, तो उन जो 400 डिके कर गया उनकी उनका लाइफ स्पेन कितना था, 1 घंटा। 1 घंटा। फिर अगले घंटे बाद क्या हुआ, 200 रह 200 रह जाए। अब जो 200 200 डिके किए वो कितने घंटे सर्वाइव किए टोटल, 2 घंटे। 2 घंटे। 2 घंटे। फिर अगले घंटे बाद क्या हुआ, 100 और चले गए। 100 डिके कर जाए। और जो अगला 100 उनकी हाफ लाइफ उनका लाइफ स्पेन कितना था, 3 घंटे। 3 घंटे। और फिर अगले 1 घंटे बाद क्या हुआ, 50 आ गए, तो जो अगले 50 थे उनका लाइफ स्पेन कितना हुआ, 4 घंटे। 4। फिर एक हाफ लाइफ के बाद देखो 25 रह गए, तो अब जो 25 जो डिके के है ना, जो 25 रह गए वो तो अभी भी जी रहे, जो उस अगले घंटे में जो 25 डिके करके वो अब तक सर्वाइव कर गए थे, वो 5 घंटे तक सर्वाइव कर गए, तो उनका लाइफ स्पेन 5 घंटा हो गया, नहीं हो गया, यस सर। राइट। तो इस तरह से क्या करो, इससे सबका इससे लाइफ स्पेन निकालो, सबको ऐड करो, अपन टोटल नंबर ऑफ आपके न्यूक्लियाई से डिवाइड करो, आपके पास क्या मिल जाएगी, मिल। तो मैं इसको न्यूमेरिकल तो दे देता हूँ, उससे जस्ट पहले ये थोड़ा सा पॉइंट बात लेते हैं कि अगर आपके पास मान लो एन नॉट है, एक हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे, एंड नॉट बाय 2। अब एंड नॉट बाय 4। एंड नॉट बाय चलती रहेगी सीरीज आगे। हाफ लाइफ के बाद कितना होगा, तो अगर मैं एंड नॉट बाय 2 की पावर n। यस सर। यस एन क्या है, एन नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिके करके जो एक्टिव है अभी भी, एक्टिव है जो जो। एक्टिव है अभी भी। एक्टिव यानी कि इसमें जो एन जो है वो क्या दे रहा है, एक्टिव न्यूक्लियर। जो प्रेजेंट है। डिके करने कैसे निकालेगा, एन नोट में से अगर मैं एन माइनस करूं तो इतने वाले क्या हो गए, डिके कर गया, राइट। डिके मान लो बोलता हूं मेरे पास कुछ ऐसा बोलता हूँ, मान लो 8 निकले ये, और बोल दूं टी हाफ जो मेरा है, मान लो वो एन हाफ, 1 घंटे बाद कितने रह जाएंगे, 4। 4
फिर 1 घंटे बाद कितने रह जाएंगे? 2 फिर वापस एक हाफ लाइफ के बाद फर्दर 1 ये पूरा एनालिसिस क्या है? रीजनिंग। ये जो आपके जो लॉज हैं, ये लॉज आपके इन छोटे नंबर पे काम ही नहीं करता है। ये जो भी आपके पास स्टैटिस्टिकल लॉज होते हैं, ये ह्यूज नंबर, ये होते हैं ह्यूज पॉपुलेशन। जैसे मैक्सवेल आपने पढ़ा होगा, मैक्सवेल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो एक, आपने किसी भी एक गैस पार्टिकल को पकड़ लिया, उस पर काम नहीं करेगा। जब आपके पास बहुत ज्यादा नंबर है तब आपका जो गैस है, जो आपने मैथमेटिक्स निकाला है, वो उस पर काम करेगा। ये 8 न्यूक्लियाई है, मैंने हाफ लाइफ 1 घंटा दे दी, तो पॉसिबल है कि लाखों सालों तक कोई भी एक न्यूक्लियर डिके ना करे। ये भी पॉसिबल है कि हाफ लाइफ 1 घंटा है, हो सकता है कि अगले ही मोमेंट पे कोई एक आपका डिके कर जाए, हो सकता है कि एक अगले मोमेंट पे सारे डिके कर जाए, कुछ नहीं पता है। बट अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है, ह्यूज नंबर है, तो आपके ये सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं कि हाँ भैया ठीक है, कुछ जल्दी कर रहे होंगे, कुछ स्लो कर रहे होंगे, तो जो आप ही अपना भी लॉ बनाया है ये आपका वर्क करेगा, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है कि जो आपका मैथमेटिक्स है वो एप्लीकेबल या वैलिड हो जाता है। बट अगर नंबर बहुत कम है, फिर बोल रहा हूँ कि 8 से 4 हुआ 1 घंटे में, गलत हो सकता है कि लाखों सालों तक एक भी डिके ना करे। और ये भी पॉसिबल है कि अगले मोमेंट में सारे कर दें। तो जब तक नंबर बहुत छोटा है, फाइनाइट नंबर है, ये जो स्टेटमेंट होती है क्या है, गलत है। थोड़ा ध्यान रखना। स्टार मार्क कर देता हूँ भाई मैं यहाँ पर। तो ऐसे ही जो भी आपके पास इसी कॉन्सेंट्रेशन है जो बहुत ज्यादा है, तो वो चीज़ काम करती है, लेकिन जब जिस मोमेंट रिएक्टेंट की अमाउंट बहुत कम हो जाती है, तो उसके बाद वो रिएक्शन आपके इन लॉज से गवर्न होती नहीं है। आप ग्राफ जरूर बना रहे हो, सब कुछ इसको एनालाइज कर रहे हो, लेकिन जब तक ये नंबर ज्यादा, जब तक ये आपकी एक्यूरेसी बेटर है, जैसे नंबर कम हो जाएगा तो फिर आप, सब कुछ नेचर की बात है, प्रोबेबिलिटी की बात है, ये हो नहीं हो कुछ नहीं पता हमें। बट अगर नंबर बहुत ह्यूज था, है ना, तब डेफिनेटली है कि जब ये आपकी लॉज है वो उतने बेटर होते जाएंगे जितना ज़्यादा नंबर बढ़ता जाएगा। कैलकुलेट चलिए देखिए, ऐसे मान लो कि आपके पास इनिशियल नंबर क्या है, देखिए कैलकुलेट मीन लाइफ, it proves that mean life of the earth is, prove that mean life is 1 by lambda। क्या यूज करना पड़ेगा, इनिशियल नंबर न्यूक्लियर कितने परसेंट है आपके पास, तो हिंट मैंने आपको दिया हुआ है। ये तो छोटे मैं बताता हूँ, हिंट देने की ट्राई करता हूँ। देखो मान लो एनोड इनिशियल था, एट एनी टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने आपके पास, n है, एट एनी टाइम t नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इज n। एंड t से मैं अगर हल्का सा टाइम और आगे बढ़ाऊं, न्यूक्लियर कितने n रहेंगे, n में से थोड़े गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, dn, हाँ है ना। Yes, sir. इतना मैं बता दिया कि मान लो एट एनी टाइम नंबर ऑफ न्यूक्लियर n है, और अगले एक में डी टाइम के बाद आपके पास जो न्यूक्लियर है वो n माइनस डी एन हो गए। अब सोचिए
हो गया सर। हो गया दोस्त? यस सर। बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। सर डन। चल डिस्कस ट्राई कर लो। सर ये वैसे कैलकुलेट कर लिया था जैसे फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालते हैं। यस सर मैंने भी। ऑलराइट, ये वो ये देखिए, देखो टी टाइम तक एन थे और टी प्लस डी टाइम तक एम एस डी एन लगे। एक्चुअली आप देखोगे तो जो डी एन डी के हुए हैं, है ना, अभी क्या थे, एन थे, मतलब 100 थे और अगले पल 99 रह गए। तो जो एक जो डीके हुआ है, ये जो डीएन है, ये जो डीएन है, ये डीएन कितने टाइम तक जिया है? डीएन लिव फॉर टी। टाइम टी, है ना। बट टी टाइम में तो वो डीएन था ही, अगले मोमेंट पे वो डीएन गायब हो गया। तो अब जो एक्टिव वो एन माइनस डीएन एक्टिव है, राइट। वही मैं बता रहा था कि भैया आपके पास, कि अगर आपके पास मान लो यार, आपने देखा, आपने बोला टी वन 0 पे 100 थे, ठीक है, फिर आपने देखा 10 घंटे के बाद 99 रह गए। तो जो एक डिके हुआ है वो कितने टाइम तक जिया और कितने टाइम तक वो, उसका लाइफ स्पैन कितना हो गया? 10 घंटे हो गया क्या? वो 10 घंटे बाद डिके हुआ ना यार, नहीं समझ में आया? सर एक बार दोबारा बताना। डेटा लो, मैं बोलूँ 100 सर, 100 से 99 हो गया इन 10 आवर्स, मतलब 10 आवर्स के बाद 99 हो गया। तो क्या बोलोगे, जो 99 का जो लाइफ है वो 10 आवर्स है, जो 1 था जो डिके उसका लाइफ 10 आवर्स है? 1 की लाइफ। जो वन था। 1 की लाइफ 10 आवर्स है, राइट, है ना।
फिर आफ्टर से सम टाइम कुछ बोलो, टोटल 24 आवर्स के बाद देखा कि आपके पास 97 है। तो 97 उनकी लाइफ 25 ईयर्स है, या फिर जो अगला जो और फर्दर डिके हुए हैं वो 25 साल तक सर्वाइव किए। जो डिके हो गया वो है ना उस टाइम तक। यस सर। तो एन से एन माइनस डी एन, तो जो डीएन था, जो डीएन डिके कर गया वो कब तक एक्टिव रहा था? टी था। है कि नहीं भाई? जो डीएन जो डिके हुआ वो कब तक एक्टिव था? अप टू टाइम टी। जो डीएन है ना, तो अब आपको एवरेज निकालो, क्या करोगे? कौन कितने साल तक जिया है? तो जो डीएन वाला वो कितने साल तक जिया है? अप टू टाइम टी। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियर थे जिनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? टी है। फिर अगला जो डीएन होगा उसका कुछ लाइफ स्पैन होगा, अगला जो डीएन होगा उसका कुछ लाइफ स्पैन होगा, अगला कुछ डीएन होगा उसका लाइफ स्पैन होगा, और सबको क्या करना है? मुझे ऐड करना है। ये होना चाहिए भाई। वही बोला कि 1 साल के 5 लोग हैं, क्या करते? 1 into 5 करते। 10 साल के 2 लोग हैं, बस 10 into 2 करते। 25 साल के 5 लोग हैं, 25 into 5 करते। ऐसे मैंने क्या बोला, जो डीएन वाले हैं वो उनका लाइफ स्पैन क्या है? टी है। तो डीएन इंटू टी कर दूंगा, तो ये इनका डीएन क्या दे देगा? टोटल एज दे देगा डीएन वालों की। बस अगले जो डीएन है उनकी अपनी कुछ एज है, तो अगले कुछ डीएन उनकी भी कुछ एज है। डीएन इंटू टी प्लस डीएन इंटू टी प्लस डीएन इंटू टी प्लस डीएन इंटू टी, इन सबको ऐड करना है। इंटीग्रेट कर दिए। टाइम कहाँ से कहाँ है अभी? सर अब मुझे पता है डीएन बाई डी क्या था? टाइम या सिंपली, ठीक है, या फिर आपने एन निकाला हुआ है, कैसे भी कर लो, मैं किसी भी काम चल जाएगा, है ना? आपको पता जो एन है, एन क्या है? एन नोट है। इसको डिफरेंशिएट करना है एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में। सर टी को अगर हम एन के फंक्शंस के हिसाब से लिखें तो फिर उससे डायरेक्ट ही आ जाएगी लिमिट्स हमारे पास। हाँ, तो क्या करते बताना? सर एलन वाली इक्वेशन लिख दो ना, उधर से डायरेक्ट लिमिट्स आ जाएंगी। तो जैसे मर्जी कर लो यार। ये क्या है? डीएन क्या है? सही है, ये भी उठा के यहाँ डाल दो। एन नोट से नोट कर जाए, क्या बचेगा आपके पास?
तो टाइम कहाँ से कहाँ वेरी कर रहे हैं? परफेक्ट है। इसकी इंडिकेशन क्या है? ई पावर माइनस लैम्डा, ई पावर माइनस लैम्डा टी आएगा। अब कौन माइनस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा। तो गड़बड़ किया क्या हमने? सर वो टी dt dt टी तो वो आ गया। एक वो dt पे देता है, यस एक ये है ना। यस हाँ ठीक है। सॉल्व फॉर इट, यू विल गेट 1 बाय लैम्डा। सर मेरा आया नहीं था इससे। या फिर मैं दोबारा सॉल्व करके देख लेता हूँ एक बार। पक्की बात है। एक बार ही दोबारा करके देख लेता हूँ सर, कई बार गलती होगी। इसको कैसे आगे सॉल्व करोगे? बाय पार्ट्स बाय लगा देंगे। पार्ट्स पार्ट्स पड़ेगा सर। पक्के से आएगा। मैंने तो मैं कर देता हूँ। सर क्योंकि वो टी का इनफाइनाइट आएगा मान लो। ये क्या है? ये पहला एज इट इज, ये क्या लिखा जाएगा? टी एज इट इज। मैंने इसको डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में रखूंगा, राइट। इसको एज इट इज रखा। इसके इंडिकेशन मतलब ई पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन माइनस लैम्डा। सही है। सर आ गया 1 बाय लैम्डा। आएगा क्या आएगा? यस सर। वहां पे लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। माइनस प्लस हो गया 1 बाय लैम्डा, इसका माइनस लैम्डा। आएगा ही आएगा। और ठीक है सर, वो सॉरी मिस्टेक हो गई थी। नहीं ठीक है ठीक है। और 10 मिनट्स में 90% रह जाता है। जो पहले एक्टिव एन नोड थे, आफ्टर 10 मिनट्स 90% एक्टिव हो जाते हैं। तो मतलब फर्दर 10 मिनट्स में कितने एक्टिव रह जाएंगे? क्वेश्चन ये, इन फर्स्ट 10 मिनट्स नंबर ऑफ, या ऐसे बोलो 90% एक्टिव न्यूक्लियाई आर देयर, ऑलराइट। 10 मिनट में वी हैव 90% एक्टिव न्यूक्लियाई। तो कैलकुलेट number of active nuclei in next 10 minutes. एटी 1%। यस सर 81%। वैसे आपने वैसे पढ़ा हुआ पूरा रेडियो एक्टिविटी है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. केमिस्ट्री में पढ़ा था कार्डिक के अंदर। 90% तो आपके पास क्या हो गया? अगर ये 10% डिके कर गए, राइट। अब ये बोल सकते हो 9/10 हो गया क्या? है ना? तो 9/10 ऑफ n नॉट इक्वल्स टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा। इसको मैं कुछ टाइम बोल दूं, ये t नॉट हो गया।
इसी टाइम टी नॉट। ऑलराइट, तो यहाँ से आपके पास ये है। अब देखो, अगर अगले 10 मिनट में या तो आप इसको और इन दोनों को यूज करोगे तो इन दोनों का टाइम कितना कैलकुलेट होगा? सिंपली टी नॉट, राइट। और अगर आप एन नॉट से यहाँ आना चाहते हो तो आपका टाइम कितना कैलकुलेट होगा? 2t नॉट। या तो मैं ऐसे बोलूँ कि या तो मैं इन दोनों को यूज कर लूँ इस वाली पार्ट को, तो एन जो है वो क्या है? स्टार्टिंग में कितना था? सर सिंपली परसेंटेज डिके सेम रहता है हर उसमें। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिके होता है। कौन सा मैं बता रहा हूँ? यह 9/10 है, कितना हुआ? 81/। इनिशियल का पॉइंट 81 जाएगा, राइट। और अगर आपको स्टार्टिंग से देखना था, आपको अगर एन नोट से चालू करना है तो आपके पास कितना टाइम हो चुका है? तो ये क्या है? e की पावर माइनस लैम्डा टी नोट का स्क्वायर है। यस। यस सर। 9/10 का which is again 81/100 of n नोट, राइट। या फिर और पता है इक्वल टाइम में जो परसेंटेज डिके होता है वो बराबर होता है, तो पहले 10 मिनट में अगर 10% डिके हुआ तो अगले 10 मिनट में फिर से 10% डिके होगा। तो अगर आप आपका 90 है, 90 का 10% कितना हो गया? 9। यस सर। मतलब पहले पहले 100 से 90% हुआ, मतलब क्या? पहले 10 मिनट में 10% डिके हो गया है, तो अगले उतने टाइम में फिर से उतना ही परसेंट और डिके होगा। तो 90 का फिर से 10% निकालो, 9 आया, तो कितना हो गया? 81 हो गया। डन है। यस। मतलब आपके पास पहले 100 थे, 100 के बाद 90 रह गए, 90 के बाद फिर कितना रह गया? 81। और फिर 10 मिनट बाद देखूंगा तो क्या बोलूंगा? अब 81 का 10 मिनट कितना हो गया? 8.1। 8.1। इतना कम हो जाएगा, तो जो बचेगा उसका अगले फिर 10 मिनट में उसका भी 10% उतना और कम हो जाएगा। अदरवाइज ये लगा लो, स्टार्टिंग में देखोगे तो आपको 2t नोट के बाद बताना है, और अगर आपको यहाँ से देखना है तो यहाँ इस वाले में से आपको टी नोट ही बताना पड़ेगा। आपको बोला कि आपको ये वाला इंफॉर्मेशन यूज करना है तो टी नोट यूज करो, अगर आपको स्टार्टिंग से यूज करना है तो 2t नोट यूज करो, चलेगा? चलेगा। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन 4-5 प्रॉब्लम और ट्राई करेंगे, उसके बाद आपका मॉडर्न खत्म, एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द सेमीकंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट बस दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, साथ साथ में मॉडर्न की प्रॉब्लम्स लगाते रहो। मॉडर्न की प्रॉब्लम्स देखोगे तो कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी नहीं है, सब और सिर्फ न्यूमेरिकल क्या है, डेटा की सॉल्विंग है, कि आपको बस आपको डेटा सॉल्व करना बार बार। सर सर नोट्स इसके और एनसीईआरटी और सर एचसी वर्मा करें या सर बीएम? कोई भी कर लो यार, मतलब एब्सोल्युटली कुछ का कोई पे नहीं। बीएम को तब भी बहुत बढ़िया है, एचसी को तब भी बहुत। देखो मॉडर्न अपना भी इतना आसान है कि आप एचसी लगाओ, बीएम लगाओ, आशी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बहुत बेसिक आता है। तो अगर आप जितना ज्यादा आप उसको टफ करने का ट्राई करोगे, उसका उससे आपका बस आपका टाइम ही खराब होगा। क्योंकि अभी आप आगे जाके जब पेपर दोगे प्रीवियस ईयर का, तो आप रियलाइज करोगे कि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही ज्यादा सिंपल, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वो डिफिकल्ट बना जस्ट इसलिए बना कि उसमें कुछ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, और कैलकुलेशन में इंटरमीडिएट स्टेप में कहीं ना कहीं गलती हो गई, बस इतना ही। तो आप एचवी लगाओ, बीएम लगाओ। मेरे से पूछोगे तो मैं ये बोलूंगा कि यार बीएम ही लगा लो, एटलीस्ट थोड़ा बहुत हमें और एडवांटेज मिल जाता है बीएम लगाने से। थोड़ा बहुत क्या होता है कि और एडिशनल थोड़ा बहुत और हायर लेवल प्रॉब्लम मिल जाती है, तो एक सॉर्ट ऑफ आप कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है मैंने थोड़ा टाइप के कॉन्सेप्ट की भी प्रॉब्लम लगा ली है। अदरवाइज एचसीयू इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आईआईटी जेईई मॉडर्न के लिए। मैं हर चैप्टर के लिए एचसीयू नहीं बोलता हूँ, मॉडर्न के लिए बोलता हूँ एचसीयू लगा लो, बहुत है। ठीक क्लास, थैंक यू।